नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगी कांग्रेस और भाजपा ने सितंबर में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां की है और जिन नए चेहरों को सामने लाने का मन बनाया है, उनके बारे में राष्ट्रपोस्ट के पास कुछ पुख्ता जानकारी सामने आई है। उससे पहले इन मुद्दों पर मंथन चल रहा है कि आखिर जनता के सामने कौन सी नई घोषणाएं की जाएगी, कौन से नए वादे किए जाएंगे, ऐसे कौन से एजेंडे होंगे जिसके कारण जनता का आकर्षण बना रहे। इन मुद्दों में सबसे पहले है धान की कीमत। यही वो एक मुद्दा है जिसे लेकर कुछ पशोपेश की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में 13 राज्यों में शासन कर रही है। यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी धान के समर्थन मूल्य को 2800 रुपए से ज्यादा करती है तो जाहिर तौर पर अन्य राज्यों में भाजपा के ऊपर दबाव होगा कि यदि एमएसपी छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई तो बाकी राज्यों से भी ऐसी मांगे जाहिर तौर पर उठेगी। ऐसे ही धर्म संकट के हालातों के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने धान की कीमतों वाले मुद्दे पर अपने पास इस मुद्दे की काट होने की बात कही थी। तब से अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, कुछ नई बातें सामने आ रही हैं, कुछ नए मुद्दे हैं जिससे जनता का आकर्षण बना रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान फ्री की पॉलिटिक्स पर जिस तरह का प्रहार किया और अपनी विपक्षियों को चुनौती देते हुए उन्हें राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने का एक बड़ा आरोप लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री ने सदन को संबोधित करने के दौरान देश को संबोधित किया और यह बताने की कोशिश की कि फ्री की पॉलिटिक्स से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुंचता है। कुछ पड़ोसी राज्यों ने ऐसी ही फ्री की पॉलिटिक्स से अपने देश का सत्यानाश कर दिया। जब देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं इस तरह की बातें कहते हैं तो जाहिर तौर पर जहां विधानसभा के चुनाव होंगे, पीएम के इन विचारों का असर या छाया देखने को मिलेगी। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान छत्तीसगढ़ के सांसद विजय बघेल को बोलने का मौका दिया गया। विजय बघेल का ही नाम क्यों सुझाया गया और विजय बघेल ने जिस तरह की बातें सदन के सामने रखी, छत्तीसगढ़ के बारे में जो बातें बताई और खासकर छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में जिस तरह के उन्होंने प्रहार किए, जिस तरह से तीखे शब्द बाण छोड़े, वह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर 9 सांसदों में विजय बघेल का नाम ही क्यों चुना गया। दरअसल इसके पीछे कुछ गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। सांसद विजय बघेल और सीएम भूपेश बघेल आपस में चाचा भतीजे का रिश्ता रखते हैं और जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने खुद को छत्तीसगढ़ के एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में स्थापित किया, वहां विजय बघेल को आगे कर भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस के पास भूपेश बघेल है तो भाजपा के पास विजय बघेल है। दोनों ही कुर्मी समाज से आते हैं, आपस में निकट के रिश्तेदार हैं और यदि भतीजा चाचा के ऊपर प्रहार करता है और इस तरह की बातें करता है तो जाहिर तौर पर इसका असर भी कुछ ज्यादा ही महसूस किया जाएगा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विजय बघेल ने जिस तरह से चुन चुन का शब्द बाण चलाया और जिन विषयों को रखा उन विषयों पे भी यदि गौर किया जाए तो विजय बघेल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं उस राज्य से आता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य, जो भगवान राम जी की पूज्य माता जी कौशल्या मां की मंदिर है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले, बहुत सीधे सरल हैं। आदिवासी बहुल ओबीसी का क्षेत्र और एससी का भी बहुलता के साथ वहां जनसंख्या है और प्यार से हम अपनी बोली से छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये शब्द के साथ हमको नवाजा जाता है और मैं गौरवान्वित हूं एक लोकसभा के मंदिर में मुझे अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने का अवसर हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मन अभी दुखी भी है बोलते हुए और मैं अपने मन में खुशी भी महसूस कर रहा हूं। दुखी इसलिए कि जिस छत्तीसगढ़ से मैं आता हूं, आज उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम अगर किसी से किया है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया है, अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपने भ्रष्टाचारियों के कारण किया है। और खुशी इसलिए भी है कि मुझे माननीय मोदी जी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा जो अनगिनत कार्य किए हैं
और जिसके कारण पूरा देश सम्मानित हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में किसान वो हमार कका है और सब लोग ठगा है, वही है वो। माननीय सांसद जी, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था लेकिन आप नाम ले दिए। जी जी जी, सबको ठगा है। 5055 बलात्कार हुए हैं छत्तीसगढ़ में, 5055, 137 बलात्कार इन्हीं की सरकार में, जो वहां के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन में हुआ है। और आपको मैं ले जाता हूं आपके क्षेत्र में दीपक जी, कि जो वहां पर पोटा केबिन है, सरकारी आवासीय विद्यालय, वहां की मासूम आदिवासी समाज की बच्ची, 5 साल की बच्ची को के साथ बलात्कार हुआ है। एर्राबोर के हॉस्टल इन्हीं का क्षेत्र आता है और वहां पर आबकारी मंत्री का भी क्षेत्र है वो। विजय बघेल के इन आरोपों के बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीना पहले कांग्रेस और भाजपा द्वारा टिकटों के बंटवारे के विषय में आता हूं। दरअसल सितंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 36 ऐसी ही सीटों को चिन्हित किया है जहां भाजपा की हालत खराब है। कई ऐसे सीटें जहां भाजपा 2 से 3 बार हार चुकी है। ऐसी सीटों में नए उम्मीदवारों की सूची सितंबर में ही घोषित करने का मन बनाया जा चुका है। बीते 7 और 8 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई। इस चुनावी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, छत्तीसगढ़ भाजपा के महामंत्री पवन साय के अलावा 15 साल वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में चारों सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ संभाग प्रभारियों से उन 36 सीटों से 2-2 नाम मांगे गए थे जहां भाजपा की हालत पहले से कमजोर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के लिए जो सर्वे टीम काम करी उसमें अमित शाह, ओम प्रकाश माथुर, शिव प्रकाश और जेपी नड्डा अलग अलग सर्वे एजेंसियों से छत्तीसगढ़ के लिए सर्वे करा रहे हैं। इन चारों सर्वे रिपोर्ट में जिस व्यक्ति का नाम कॉमन होगा उसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर मंडल अध्यक्षों के माध्यम से संभाग प्रभारी से मांगे गए 2 नाम में अगर वह नाम होगा तब तो उसे फाइनल लिस्ट में रखा जाएगा। इसके बाद फाइनल किए गए उम्मीदवार के बारे में फिर सर्वे कराया जाएगा। उम्मीदवार के बारे में जीत हासिल करने की जब रिपोर्ट आएगी तभी उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। जिस सीट पर एक नाम कॉमन नहीं मिलेगा वहां चारों सर्वे एजेंसियों से दोबारा रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिन 36 कमजोर सीटों में खास तैयारी चल रही उसमें कोंटा, सीतापुर, खड़सिया और कोटा जहां भाजपा कभी नहीं जीत पाई। इसके अलावा मरवाई और पाली तानखार की सीटें भी राज्य बनने के बाद भाजपा कभी नहीं जीत पाई। ऐसी कमजोर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सितंबर में नाम फाइनल करने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारी भी सितंबर में 25 से 30 उम्मीदवार तय करने की हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से ब्लॉक लेवल से नाम मंगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा जब दोनों ही पार्टियां सितंबर महीने ही 30 के करीब जब उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी होगी तो जाहिर तौर पर चुनावी माहौल और गर्म हो जाएगा। ऐसे में तय हो जाएगा कि गुटबाजी किस हद तक फैली हुई है। दरअसल सत्ताधारी दल के साथ गुटबाजी की समस्या ज्यादा रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जब 15 साल का शासन था तो पुराने वाले छत्रप अभी भी परेशानी का मन बना चुके हैं। ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे छत्रपों को साधने के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। ऐसे नेताओं को विभिन्न समितियों के माध्यम से कुछ न कुछ काम दिया गया है और एक तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि उन्हें पार्टी लाइन के विपरीत नहीं जाना है। यदि ऐसा हुआ तो इसका अंजाम भी ठीक नहीं होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की छवि का फायदा मिलेगा। बीते 2 दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद के माध्यम से कांग्रेस के ऊपर तीखे प्रहार किए और उनके वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हुए, इसे लेकर जनता में भी खासी प्रतिक्रिया आ रही है। नए दौर में जब चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे समय में सोशल मीडिया और ऐसे वीडियो बेहद अहम रखते हैं।
केंद्रीय स्तर में हुई घटनाओं का सीधा असर जमीन पर पड़ता है। पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया, कथित रूप से राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस दिया, उस पर बिहार के नवादा से कांग्रेस की एमएलए नीतू सिंह ने मुहर लगा दी है और उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। उनके वक्तव्य को अगर आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, राहुल गांधी को यदि फ्लाइंग किस देना होता तो किसी लड़की को देते, 50 साल की बूढ़ी को वो फ्लाइंग किस क्यों देंगे? अगर फ्लाइंग किस राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गए कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे? इस तरह के बयान सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में हमारे देश की राजनीति में शुचिता का पालन हो रहा है। साफ सुथरी राजनीति के लिए साफ विचार की जरूरत होती है और साफ विचार के लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा हो जाएगा। इसलिए हम राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से बार बार आग्रह करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोग हमेशा की तरह राजनीति में कब्जा कर देश और समाज का नुकसान करेंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से हमेशा के लिए बना रहे। नमस्कार।